हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का निर्धारण। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है समग्र मांग, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा एक दिए हुए आय स्तर पर एवं एक निश्चित समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को समग्र मांग कहा जाता है, या फिर कह लीजिए एडी एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू ए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, टोटल वैल्यू किसकी? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्लान टू बाय by all the sectors of the economy at a given level of income during a period of time. AD रिप्रेजेंट करती है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कुल मांग को क्या कहते हैं? तो एक अर्थव्यवस्था में ये बताया गया जो गुड्स और सर्विस होती हैं उनकी जो टोटल मांग होती है उसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसे जो है कुल व्यय के रूप में भी मापा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, समग्र मांग के जो है मुख्य घटक बताए गए हैं, मतलब कंपोनेंट्स क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। जैसे उपभोग व्यय दिखाया गया है यहाँ पे, मींस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उपभोग व्यय क्या होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आगे है निवेश व्यय, मींस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और आगे है सरकारी व्यय, मींस गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। शुद्ध निर्यात है, ठीक है, मीन्स एक्सपोर्ट, और ये होता है X-M। तो ये जो है कुछ कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के बताए गए हैं। तो ये चारों याद रखिए, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात क्या है? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे है समग्र पूर्ति, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में डाली हुई है, ये देख लीजिए। एक अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित उत्पादन के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? समग्र पूर्ति, यानी कि aggregate supply refers to total value of all final and good service that are planned to be produced by all the producing unit in the economy during a given period of, मतलब जो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या होती हैं? एग्रीगेट सप्लाई होती हैं। इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो होती है C+S। एग्रीगेट सप्लाई जो है ये रिप्रेजेंट करती है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम को ये रिप्रेजेंट करती है। आगे कंजप्शन फंक्शन दिया गया है। कंजप्शन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, कि आय और उपभोग के बीच क्या रिलेशन है, ये कौन दिखाता है? कंजप्शन फंक्शन ये शो करता है। ओके, तो C=F(y). यहाँ पे देखिए C क्या है? कंजप्शन है। C क्या है? कंजप्शन है। Y यहाँ पे क्या है? अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम। और F क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये दिखाता है कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, ओके, इक्वेशन दी गई है फिर कंजप्शन फंक्शन की। तो देखिए C=C बार प्लस MPC.Y। यहाँ पे ये C बार देखिए क्या है? C बार डज नॉट चेंज अफेक्ट बाय चेंज इन इनकम। जो स्वायत्त उपयोग है ये जो है चेंज नहीं होता है। आय के शून्य स्तर पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपयोग कहते हैं। जो आय में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता, यानी कि इनकम में अगर कोई चेंज आता है तो भी वो चेंज नहीं होता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। स्वायत्त उपभोग क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्याशित उपभोग राष्ट्रीय आय के मिश्रित स्तर पर नियोजित निवेश को कहा जाता है प्रत्याशित उपभोग, और प्रेरित उपभोग उस उपभोग स्तर से जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर करता है। आगे इसने बताया उपभोग प्रवृत्ति, कंजप्शन फंक्शन, ये दो तरीके की होती है। एक होती है APC एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, और दूसरी होती है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। APC देखिए, औसत प्रवृत्ति को कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है उसको कुल उपभोग जितना है और कुल आय जितनी है, यानी कि कंजप्शन और इनकम के बीच में हम उसे दिखाते, तो ये दिखाया भी गया है, कंजप्शन अपॉन इनकम C अपॉन वाई। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, C इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं इससे कि अगर APC इकाई से अधिक रहता है, अगर मोर देन 1 है, अगर APC मोर देन 1 है, एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम, तो जब तक उपयोग राष्ट्रीय आय से अधिक होता है, मतलब APC जो है मोर देन 1 कब तक रहता है, जब तक नेशनल इनकम जो होती है वो, जब तक उपभोग जो होता है, जो कंजप्शन होता है वो नेशनल इनकम से ज़्यादा होता है। ओके, इट मीन्स बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो APC होता है हमारा वो ग्रेटर देन होता है 1 के। जब हमारा APC इक्वल टू 1 होता है तो एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन जो होता है वो इक्वल होता है नेशनल इनकम के। देखिए, जब तक वो मोर देन 1 था APC तो हमारी जो कंजप्शन थी वो ज़्यादा थी नेशनल इनकम से, लेकिन जैसे ही APC 1 हुआ तो कंजप्शन और नेशनल इनकम यानी कि C और हमारी जो नेशनल इनकम Y है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई है। अगर APC लेस देन है 1 से, अगर APC हमारा लेस देन है 1 से, तो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा नेशनल इनकम, यानी कि Y से लेस हो जाएगा। ओके, आगे भी वही है, अगर APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, आय बढ़ने के कारण, अगर आय बढ़ेगी तो APC क्या होगी, लगातार घटती जाएगी, यानी कि एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी होता है वैसे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, वो घटती जाएगी। APC कैन नेवर बी जीरो, APC कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, शून्य स्तर पर भी स्वायत्त उपभोग होता है। आगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिए ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को, ठीक है, जो चेंज आता है कंजप्शन में और जो चेंज आता है और इसमें इनकम में, इनमें जो रेशो होता है उसको MPC बोला जाता है। तो डेल C अपॉन डेल Y। ठीक है, MPC का मान जो है ये 0 और 1 के बीच में रहता है, लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय उपभोग हो जाती है तब जो है हमारा क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाती है, यानी कि अगर हमारा MPC इक्वल 1 है, ठीक है, इसी प्रकार यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत कर ली जाए तो हमारा डेल C 0 हो जाता है और MPC हमारा 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाती है तो MPC हमारा 1 हो जाता है। ओके, अगर हमारा डेल C 0 हो जाता है तो MPC भी हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बताया गया बचत फलन यानी कि सेविंग फंक्शन क्या है। तो ये बचत और आय के जो संबंध को दर्शाए, तो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में। S यहाँ पे क्या है, सेविंग है, ठीक है, Y क्या है, इनकम है, और F क्या है, रिलेशन दिखा रहा है उनके बीच में। ठीक है, नेशनल इनकम फंक्शनल रिलेशनशिप। तो ये बताया गया है S इक्वल टू C बार प्लस MP S डॉट Y। ओके, आगे देखिए, जो सेविंग है ये 2 तरीके की होती है, एक APS होती है और दूसरी MPS होती है, APS और MPS। देखिए APS औसत बचत प्रवृत्ति, कुल बचत तथा कुल आय के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, टोटल जो सेव हुआ है और जो टोटल इनकम है उनके बीच का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, APS औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। तो S बाई वाई, टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम। ठीक है, आगे है, इसकी विशेषताएं बताई हैं। APC कभी भी इकाई या इकाई से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी बचत आय के बराबर तथा आय से अधिक नहीं हो सकती। सही है, सेविंग जो है ऑब्वियस है वो आय के बराबर नहीं हो सकती है और ना ही वो आय से अधिक हो सकती है। ओके, तो कभी भी इकाई या इकाई से अधिक नहीं हो सकती। APC शून्य हो सकता है, APS समविच्छेद बिंदु पर जब C इक्वल टू Y होंगे तब हमारा S जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कंजप्शन और नेशनल इनकम जब बराबर आ जाएगी तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियस है उपभोग जो हम कर रहे हैं और जो इनकम है जब वो दोनों ही इक्वल हैं तो सेविंग तो 0 होगी ही। APS ऋणात्मक या इकाई से कम हो सकता है।
समविच्छेद बिंदु से नीचे स्तर पर एपीएस ऋणात्मक होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में अबचत होती है। अगर हमारी कंजप्शन हमारी सेविंग से भी बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सेविंग जो होगी वो कम हो, मतलब सेविंग होगी ही नहीं, वो माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति। अगर आय बढ़ेगी तो हमारी बचत भी जो है वो बढ़ेगी, यानी कि एवरेज बचत औसत बचत प्रवृत्ति जो है वो भी क्या बढ़ती जाएगी अगर हमारी आय बढ़ रही तो। उसके बाद है मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल जो होती है बचत प्रवृत्ति, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत परिवर्तन कहते हैं। तो एमपीएस क्या है, बचत में परिवर्तन और आय में, इनमें जो चेंज आता है, सेविंग में जो चेंज आ रहा है और आय में जो चेंज आ रहा है, उनके बीच का जो रेशियो होता है उनको हम कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी सेविंग। एमपीएस का मान शून्य तथा इकाई के बीच में रहता है, एक के बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में। लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत कर ली जाती है तब हमारा डेल एस जो होता है वो डेल वाई के बराबर पहुंच जाता है, यानी कि सेविंग जो है वो इनकम के बराबर। ओके, देखिए उपभोग नहीं होगा तो ऑब्वियस है सेविंग और इनकम जो है बराबर होगी, तो हमारा एमपीएस क्या हो जाएगा, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अगर वो संपूर्ण अतिरिक्त जो आय है वो उपभोग कर ली जाती है, कंजप्शन कर लिया जाता है, तो हमारा डेल एस 0 बन जाता है, सेविंग 0 हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा एमपीएस जो भी है जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एपीसी तथा एपीएस औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि इस कंजप्शन में और सेविंग में क्या संबंध है, तो सदैव एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 है। यह सदैव ऐसा ही होता है क्योंकि आय को या तो वो किया जा सकता है या फिर उसके, यानी कि देखिए आय को या तो मतलब उसका उपभोग कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं, या फिर उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इनकम क्या होती है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग यही होती है। जब हम दोनों पक्षों को मतलब बोथ साइड जब हम y से भाग देंगे तो y से भाग दिया तो y बाई वाई, सी बाई वाई और s बाई वाई, y से y कैंसिल, 1 आ गया यहाँ पे। c बाई वाई हमने पढ़ा था क्या होता है, एपीसी होता है, और s बाई वाई क्या होता है, एपीएस होता है, और दोनों इक्वल होती हैं 1 की, ठीक है। यहाँ से अगर हमें एपीसी निकालनी है तो 1 माइनस एपीएस हो जाएगा, अगर एपीएस निकालेंगे तो 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। तो इस प्रकार एपीसी तथा एपीएस का योग हमेशा इकाई के बराबर होता है, यानी कि इक्वल बराबर होता है, तो ये याद रखिए। एवरेज प्रोस्पेरिटी कंजप्शन और एवरेज प्रोस्पेरिटी सेविंग, इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, इनका एडिशन 1 आता है, योग 1 होता है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। आगे फिर एमपीसी और एमपीएस में एक रिलेशन दिया गया है, इसमें भी 1 होता है क्योंकि एमपीसी जो होता है हमारा कंजप्शन वो हमारा क्या होता है, सकारात्मक होता है तथा 1 से कम होता है, इसलिए एमपीएस भी क्या होगा हमारा सकारात्मक और 1 से कम होना चाहिए। प्रमाण ये दिया गया है, फिर वही हम भाग करके दिखाया कि किस तरीके से जो है एमपीएस और एमपीएस वो 1 के बराबर निकलता है, ठीक है। आगे एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है, रेफर्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईवर। स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 2 तरीके का होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रेरित निवेश, और दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट स्वतंत्र निवेश। प्रेरित निवेश क्या होता है, वह निवेश है जो लाभ कमाने की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, यानी कि एक्स एंटी सेविंग क्या है, रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच ऑल, ओके मिनट, एक्स एंटी सेविंग नहीं, सिर्फ प्रेरित निवेश देखते हैं। वह निवेश है जो लाभ कमाने की भावना से प्रेरित होकर किया जाएगा, और प्रेरित निवेश का आय से सीधा संबंध होता है, जो लाभ कमाने की भावना से किया जाए वो प्रेरित निवेश होता है, यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वह निवेश जो आय के स्तर पर में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, अर्थात आय क्या होती है, निरपेक्ष होती है, ओके। एक नियोजित बचत और नियोजित निवेश होता है, यानी कि एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। तो नियोजित बचत में देखिए एक अर्थव्यवस्था के सभी गृहस्थ एक निश्चित समय अवधि में आय के विभिन्न स्तरों पर जितनी बचत करने की योजना बनाते हैं उसे नियोजित बचत कहते हैं, ओके। और एक अर्थव्यवस्था के सभी निवेशकर्ता आय के विभिन्न स्तरों पर जितना निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की जो है योजना बनाए वो क्या कहलाती है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ओके। वास्तविक बचत क्या होती है, अर्थव्यवस्था में दी गई अवधि के अंत में आय में से उपभोग व्यय घटने के बाद जो कुछ वास्तव में शेष बचता है उसे हम वास्तविक बचत कहते हैं, ठीक है।
या कह लीजिए एक्स पोस्ट सेविंग कहा जाता है। तो एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऐसे ही एक वास्तविक निवेश होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है। आय का संतुलन स्तर बताया गया है। आय का वह स्तर जहां समग्र मांग जो एग्रीगेट डिमांड है उत्पादन के स्तर के यानी कि समग्र पूर्ति के बराबर आए, तो वो होती है आय का संतुलन स्तर। जहाँ पे एडी जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जब बराबर होगी तो क्या होगा, आय का संतुलन स्तर कहलाएगा वो। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल कह सकते हैं आप इनकम का। आगे पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट। इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य तथा प्रचलित मौद्रिक मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार और उसे रोजगार मिल जाए तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसी तरीके से एक वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से जिसमें बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य उपलब्ध होने के बावजूद योग्य जिसमें व्यक्ति कार्य करने को तैयार नहीं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, या तो पूर्ण रोजगार से आता है, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी, इन तीनों से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी कौन सी होती है, जिसमें बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य उपलब्ध होने के बावजूद, मतलब कार्य है मिल सकता है लेकिन योग्य व्यक्ति जो है वो कार्य करने को तैयार नहीं है, वो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, यानी कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एक इनवॉलेंटरी होती है, ओके, मतलब जो काम करना चाहता है, इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, वो अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाएगी। आगे निवेश गुणक दिया गया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को जो कहा जाता है, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो चेंज इनकम में आता है किसके कारण, इन्वेस्टमेंट में चेंज के कारण, तो उनके बीच का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कहलाता है, और इसे के से डिनोट किया जाता है। तो डेल वाई बाई डेल आई। ठीक है, तो ये चेंज इन इनकम हो जाएगा अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो यही आगे सॉल्व करके दिखाया गया है। देखिए जब समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार स्तर पर एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाए तो इसे अत्यधिक मांग कहा जाता है, यानी कि इसे एक्सेस डिमांड बोलते हैं। ठीक है, और जब समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड जो है पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई से अगर कम हो जाती है तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेनेटरी, ये एक्सेस डिमांड था, ये डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, अभावी मांग। एक सफीती अंतराल और दिया है यहाँ पे, ये क्या है, वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक समग्र मांग के बीच का अंतर होता है। सफीती अंतराल मीन्स इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप जो इन्फ्लेशनरी, ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है और ये डिफ्लेशनरी गैप होता है असफीती। ओके, तो वास्तविक समग्र एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है और उनके बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं, और असफीती जो होता है ये वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने की आवश्यक समग्र मांग के बीच का अंतर होता है। यह समग्र मांग में कमी का माप है, ये अधिक्य का मांग है, ये कमी का माप है, और ये मंदी उत्पन्न करता है, ये प्रभाव उत्पन्न करता है सफीतीकारी। तो बस यही था इसमें। ठीक है, तो यही बताया गया इसमें, सफीती अंतराल और असफीती अंतराल के नियंत्रित करने की विधियाँ इसमें दी गई हैं। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 3। Thank you so much.